नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जोइसिंग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महोबा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल दहला देने वाली घटना की खबर जो है वो बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननोरा गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार बाइक को बचाने के चक्कर में गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोरी सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही साथ मृतकों के शवों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रशासनिक अमला इस हादसे की सूचना मिलने पर मौका स्थल पर पहुंचा और घटना की जांच जो है वो की जा रही है। तो महोबा में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और यहां बताया जा रहा है कई सारे लोग घायल हुए हैं, वहीं 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलाब चंद कुशवाहा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब, क्या कुछ है पूरा मामला? महोबा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के बगौन गांव में लव कुमार की शादी हुई थी, जो दूसरी विदा के लिए अपनी पत्नी को लेने के लिए एक 4 व्हीलर में 8 लोग सवार होकर श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत ननौरा गांव में गए थे। तो जहां पर ननौरा के पास एक मंदिर पड़ता है, वहां पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बाइक सवार और इनकी भिड़ंत हुई है, जिसमें इनकी 4 व्हीलर गाड़ी खाई में चली गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और बचाव का पुलिस फोर्स लगा हुआ है, जेसीबी से निकाला जा रहा है, वहां पर यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है। और पुलिस अधीक्षक अन्य पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जो घायल है वो उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? साथ ही साथ ये सब लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये सब लोग रिश्तेदार हैं। बगरौन गांव पड़ता है, चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है बगरौन गांव। तो वहां का सब लोग रहने वाले हैं। कुछ इसमें रिश्तेदार हैं, कुछ जिस लड़के की शादी हुई थी उसके इसमें रिश्तेदार हैं। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई इसमें बुआ का लड़का है। अगर हम प्रशासन की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है? प्रशासन अभी बचाव और राहत कार्य में लगा हुआ है और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और पुलिस फोर्स और स्वास्थ्य विभाग बराबर लगा हुआ है, उनके इलाज के लिए बिल्कुल तत्पर है और इलाज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो महोबा में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई, वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बात करें तो प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र स्थित अतरासी गांव के जंगल में सोमवार को एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की टीन शेड और बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और मलबे में दबने से 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर मजदूर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद और डीएम निधि गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू करवाया गया। मलबे में अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फैक्ट्री जो है हापू निवासी एक व्यक्ति के नाम पर वैध रूप से संचालित थी, लेकिन देखरेख अतरासी में एक स्थानीय निवासी के द्वारा की जा रही थी। और हादसे के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इकबाल अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल, कैसे हुआ है ये धमाका पटाखा फैक्ट्री में? क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अतरासी के गांव में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जो कि एक वैध थी, लाइसेंस शुदा फैक्ट्री थी, जिसमें अज्ञात कारणों से धमाका हुआ है। जिस धमाके में 4 मजदूरों की मौत, 4 महिलाओं की मौत हुई थी, 6 घायल हुए थे। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा जो है 6 हो चुका है, क्योंकि एक महिला का शव उसके बाद मलबे से निकाला गया है और एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है और बाकी 6 की हालत भी नाजुक बनी हुई है। और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने पूरा आला मौके पर था, जिसने इसकी जांच की है
और वहीं डीएम निधि गुप्ता वत्स ने इसकी जांच करनी की है और इसमें 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इसकी जांच करेगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इस हादसे में जो जिन लोगों की मौत हुई, जिन मजदूरों की मौत हुई है, उनके परिवार से एप्लीकेशन लेकर के मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको राहत दिलाई जाएगी। जी देखिए, जिस तरीके से धमाका हुआ है, जान की नुकसान भी हुए, साथ ही साथ अगर हम बात करें सामान की, वो कितने का नुकसान हुआ है? पटाखा फैक्ट्री मालिक वहां पहुंचे हैं या नहीं? जी बता दूं कि पटाखा फैक्ट्री मालिक अभी पहुंचे हैं, जैसे उनको सूचना मिली। हाँ। तो और वो भी अभी तक नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं और अभी वो भी देख रहे हैं कि नुकसान कितना हो, लेकिन अभी पूरा आंकड़ा फैक्ट्री मालिक भी नुकसान का नहीं बता पा रहे हैं। जी यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई और इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा है और जो घायल है उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जो 6 लोग जो घायल हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उनमें से किसी की भी मौत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर जो है उनको इलाज में लगातार लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी और की जान ना जा पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और वहीं कितने लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और इसके लिए जांच पड़ताल के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, जो टीम है वो जांच एक समिति भी गठित की गई है जो इस मामले की जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद ही इसको लेकर किसी तरह के आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ सकती है। थाना रजबपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मतरासी में आज दोपहर लगभग 12 बजे एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस फोर्स, एम्बुलेंस सूचना पे पहुंची। यहाँ पे ये जो पटाखा फैक्ट्री है, सैफुर रहमान पुत्र कैसर अहमद जो जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके लाइसेंस पे ऑपरेट हो रही थी। यहाँ पे मौके पे 4 महिलाओं की डेथ हुई है जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 6 महिलाओं की इंजर्ड होने की बात बताई है जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम मौजूद है। यहाँ पे जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और इसमें जो विस्फोट के कारण है। और वहीं जनगणना से जुड़ी जानकारी, 2027 में जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है जो 2 चरणों में होगी जनगणना और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में 2026 से शुरू होगी। तो ये जनगणना को लेकर जानकारी सामने आ रही। देश की अगली जनगणना को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताते चले। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। और इस खास बात यह है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना की शुरुआत की जाएगी जो कि 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी और ताकि मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय पर डेटा संकलन हो सके। इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में 2027 में जनगणना कराई जाएगी। तो ये जनगणना डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही कराए जाने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि काफी समय से जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और 2 चरणों में ये संपन्न कराए जाएंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में 2026 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और 2027 में जो है अन्य राज्यों की जनगणना कराए जाएंगे जो कि डिजिटल ही कराने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता की सराहना की और उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में भारत ने एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई जैसी संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर ख्याति अर्जित की है। शाह ने बताया कि बीते 10 सालों को भारत के आपदा प्रबंधन इतिहास में संक्रमण काल माना जाएगा जहां नीति, गति, दक्षता और सटीकता के क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब समाज को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ा गया है और देश एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा
विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया। हमारे प्रयास को रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव करने में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने भागीदारी को बढ़ाया है। सरकार, पहले केंद्र सरकार अकेले सोचे, इसकी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाइयां, ये सभी एकीकृत तरीके से डिजास्टर का सामना करने के लिए अब आगे आए हैं। और अब मोदी जी के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़कर समाज को जोड़ने का काम भी हम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल में हमारा हरेक युवा इस सेंस के साथ और मदद की वृत्ति के साथ डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा पाएंगे। इस प्रकार का तंत्र हम खड़ा। और दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई जारी है। इस अभियान के तहत कुल 2100 झुग्गियों में से 1600 लोगों को पहले ही पक्के मकान मुहैया कराए जा चुके हैं। वहीं 200 झुग्गियों को कोर्ट से स्थगन आदेश यानी कि स्टे मिला है। बाकी बची झुग्गियों पर अब डीडीए का बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पात्र लोगों को पहले ही वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए हैं और ये कार्रवाई नियमानुसार ही की जा रही है। और एयर इंडिया विमान हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर गुजरात में शोक की लहर फैल गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम पटेल ने रूपाणी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। श्रद्धांजलि सभा में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और रूपाणी के समर्थक मौजूद रहे। हादसे ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। और G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो किरदार के टैटू हैं उन्हें गंभीरता से ना ले। मंत्री पुरी ने साफ किया कि इस तरह के प्रदर्शन भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही इससे भारत कनाडा संबंधों पर असर पड़ेगा। उनका ये बयान विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। अरे छोड़िए उसको छोड़िए ना। अब एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग।
और बिहार की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पैरों के पास रखकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी अब इस अपमान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमला तेज कर दिया है। देखिए, लालू जी के परिवार से पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया है, वो इसको टालने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, लालू जी ने अपने पैर के सामने अंबेडकर जी का फोटो रखा है। पहले उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद हम तब सब बात बताएंगे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अभी मौसम खराब चल रहा है, जिसके चलते ये दुखद घटना घटा है। केदारनाथ जोन में इस तरह की घटना बीच बीच में होती है और इसको जो है हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। देखिए, लालू जी के परिवार से पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 11 सालों और दिल्ली में डबल इंजन सरकार के 100 दिन पूरा होना एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक केंद्र से दिल्ली को भरपूर सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजधानी में आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है और आने वाले समय में और भी कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक की जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम। और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच अब चारधाम हेली सेवाएं मंगलवार से दोबारा शुरू होने जा रही है। केदारनाथ में हालिया हादसे के बाद सेवा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया था। अब प्रशासन और डीजीसीए की संयुक्त समीक्षा के बाद सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है और अभी बुकिंग केवल 22 जून तक के लिए सीमित है, जबकि मानसून के बाद सेवा 15 सितंबर से फिर से शुरू की जाएगी। यूकाडा की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने बताया कि सेवाएं डीजीसीए के मानकों के अनुरूप ही संचालित होंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न हो। बेसिकली जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो वेट के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर वेट होता है जो ये ले जा सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन हम अभी जो नया सर्कुलर आया था, तो गुप्तकाशी की अगर बात करें तो गुप्तकाशी में ये था कि दिन में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दे कैन कैरी ओनली 3 और 4 एज़ पर वेट एक डिफाइन हो गया था। और मॉर्निंग और इवनिंग में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ये इतने पैसेंजर ले जा सकते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली एज़ पर डीजीसीए सर्कुलर जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वेट, मूवमेंट, पायलट, इनका डिसीजन जो है डीजीसीए के सर्कुलर के हिसाब से। बेसिकली जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो वेट के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर वेट होता है जो ये ले जा सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं और 5 भी।
और उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन देहरादून समेत कई पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई और इससे बीच केदारनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया है, जिसके चलते यात्रा फिलहाल रोक दी गई और मौसम विभाग ने 16 और 17 जून के लिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और नैनीताल सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि इस दौरान कई क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेन्स भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर। और महाराष्ट्र के दौंड से पुणे के बीच चलने वाले शटल डेमो ट्रेन में सोमवार की सुबह भीषण आग लगने की खबर मिली है। रोजाना सुबह 7:05 पर दौंड से चलने वाले इस ट्रेन में अचानक इंजन जो है से उससे तीसरे डिब्बे में आग लग गई और आग लगते ही डिब्बे से घना धुआं निकलने लगा, जिससे यात्रियों में भगदड़ मच गई और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेल प्रशासन ने तुरंत दमकल और तकनीकी टीम को मौके पर रवाना किया और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देहरादून से हरिद्वार जाते समय हरियाणा के कुछ पर्यटकों ने वाहनों को सर दिलाने के लिए हवा में हथियार लहराने का तमाशा किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो पुलिस अधिकारी अजय सिंह ने रायवाला थाने को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हरिपुर कलां के पास वाहनों को रोकते हुए तलाशी ली, जिसमें 2 बंदूकें भी मिली हैं, जो बाद में डमी निकली। हालांकि सार्वजनिक जगह पर भय का माहौल पैदा करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 9 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है। उनके वाहन भी सीज कर दिए गए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर परिवहन विभाग को भेज दी गई है। सभी आरोपी फरीदाबाद, हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद सभी पर्यटक माफी मांगते नजर आए और पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में नकली हथियार लहराने पर भी सख्त कार्रवाई होनी तय है। और देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर 14 मूक बधिर बच्चों को नया आश्रम मिल गया है। आर्थिक और निजी कारणों से जब सत्य साई आश्रम ने इन बच्चों को रखने में असमर्थता जताई, तब डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए बच्चों को राफेल होम संस्था में स्थानांतरित किया। जिला प्रशासन की ओर से वाहन की व्यवस्था कर बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया गया है, जहां अब उनकी पढ़ाई और भोजन की जिम्मेदारी संस्था निभाएगी। डीएम सविन बंसल ने इस कार्य में सहयोग देने वाले अधिकारियों की सराहना की और कहा कि जो संस्थाएं दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, उन्हें प्रशासन हर संभव मदद देगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण के समय दी गई सुविधाएं और स्टाफ की व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी जनपद की तरह हमारे जनपद में भी कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं और एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन ऐसा है जिसको हम OAS बोलते हैं, ऑर्फन्ड अबेंडेंड सरेंडर्ड। मीन्स ये बच्चे दिव्यांग भी हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग भी हैं और ऑर्फन्ड भी हैं, इनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। सो और ये सारी बालिकाएं हैं। सो जिस संस्था में इनको अभी तक आश्रय दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, इनका स्टे इंश्योर किया जा रहा था, वो संस्था बंद होने जा रही है। वो एक NGO थी। हालांकि उस NGO की फाइनेंशियल मदद और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और
उनको फंडिंग सोर्स करने में गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गारंटीज होती थी, बट फॉर सम रीजन इट इज़ गोइंग टू क्लोज। सो ये डायरेक्शंस दी गई थी कि जब तक इन बच्चों का कोई अच्छा विकल्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एक्सप्लोर कर लेता, तब तक उस संस्था को ही इनको बच्चों को आश्रय देना है। किसी भी जनपद ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन को देखते हुए जंगल सफारी को स्थायी रूप में बंद कर दिया गया है। रविवार शाम को अधिकारियों की मौजूदगी में पार्क के चारों गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए और हर साल की तरह इस बार भी 15 जून से 15 नवंबर तक जंगल सफारी पर रोक रहेगी और इस सीजन में पार्क में 51,500 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं, जिनमें करीब 2,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। वन्यजीव प्रेमियों की इस भारी संख्या ने पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी कराई है। 15 नवंबर को फिर से सफारी की शुरुआत होगी। पार्क प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अगली सफारी सीजन का इंतजार करें। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है और लगभग 17,31,000। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में स्थित थोक बाजार में कल रात भीषण आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई सारे दुकान इसकी चपेट में आ गए और जलकर खाक हो गई। घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। रात भर आग बुझाने का अभियान जारी रहा। बाजार शीत होने के चलते आग ने बड़ा रूप ले लिया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मुंबई ठाणे रोड पर आनंद नगर इलाके में वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूली छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक रात से ही जारी मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी हो गई और आनंद नगर क्षेत्र में विशेष रूप से स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां कई वाहन पानी में फंसे नजर आए। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।